फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं इंडोनेशिया के एक फैमिली को, जहां कहानी दिसंबर 2001 की दिखाई जाती है। घर में एक छोटा लड़का जिसका नाम ड्वी होता है और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम वीटा होता है, वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके पापा काम से घर लौटते हैं। दोनों बच्चे अपने पापा के पास जाते हैं। उनके पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। फिर हम देखते हैं एक सैलून जिसका नाम होता है वीटा सैलून, जहाँ वीटा की माँ सैलून में काम कर रही होती है। सैलून में बहुत क्लाइंट्स आते हैं, इसीलिए वीटा के माँ को काम में बहुत देर हो जाती है। यहाँ घर पर वीटा और उसके पापा मिलकर खाना बना रहे होते हैं। वीटा को उसके पापा अपनी पसंदीदा डिश बनाना सिखा रहे होते हैं। फिर वीटा उनसे वादा करती है कि एक दिन मैं अपने हाथों से आपके लिए ये डिश बनाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वीटा और उसके पापा खाने के टेबल पर वीटा की माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। वीटा की माँ घर आती है और बताती है कि सैलून में बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। फिर हम देखते हैं कि रात को वीटा की माँ अपने पति एडी से बोलती है कि बच्चों को लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। एडी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वो समझ जाएंगे कि तुम ये सब उन्हीं के लिए कर रही हो। अगली सुबह हम देखते हैं कि वीटा के पिता ड्वी को उसके फुटबॉल के प्रैक्टिस के लिए तैयार करते हैं और वीटा को उसके देखभाल के लिए उसके साथ भेज देते हैं। फिर वीटा और ड्वी दोनों फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। एडी घर पर ही रहता है। यहाँ सैलून में वीटा की माँ काम कर रही होती है। सभी लोग उसे बोलते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत मदद करता है और काम भी करने देता है। यहाँ ड्वी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वीटा ड्वी को बुलाकर उसे बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं घर जाकर वापस आती हूँ। और फिर वो घर चली जाती है। वो घर आती है और वो दरवाजा खोलती है। उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है। वो घर में जाकर देखती है तो उसके पिता एक औरत के साथ होते हैं। वीटा वहाँ से चली जाती है। पीछे उसके पिता आते हैं और उसे रोकते हैं। वीटा रो रही होती है। उसके पिता उसे बोलते हैं कि अपनी मम्मी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। वीटा उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो उसको थप्पड़ मारते हैं और चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फरवरी 2002 चल रहा होता है। वीटा के पापा काम के सिलसिले से बाहर जा रहे होते हैं, जिसमें उन्हें कुछ दिनों तक घर नहीं आ सकते। वो पालन कराए नाम के जगह पर जा रहे होते हैं। वीटा उनसे मिलने नहीं आती। एडी चला जाता है। कुछ दिनों बाद वीटा और ड्वी सब्जी ले रहे होते हैं। तभी पड़ोस के लोग वीटा से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। तो वीटा बताती है कि वो एक हफ्ते पहले ही काम से बाहर गए हैं। पर ये बात सुनकर पड़ोस के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वीटा, उसका भाई और उसकी मम्मी बीच पर घूमने आए होते हैं, जहाँ वो ड्वी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो सब बीच से घर लौट आते हैं। तभी एक पड़ोस के अंकल वीटा के मम्मी से उनके हस्बैंड एडी के बारे में पूछते हैं, तो वो बोलती है कि वो बस एक हफ्ते में लौट आएंगे। इस बार भी पड़ोस के लोग आश्चर्य से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीटा और उसका भाई सैलून में अपने माँ के पास जा रहे होते हैं। सैलून में से वीटा की माँ बाहर आती है और एक औरत भी आती है। ये वही औरत होती है जिसे उसने घर में अपने पापा के साथ देखा था। फिर रात को वीटा को वही सब याद आता है। फिर किसी आवाज के वजह से वो अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने माँ को आवाज लगाती है। तभी हम देखते हैं कि वही पीछे दीवार पर एक औरत चल रही होती है। फिर वीटा को उसकी माँ घर के बाहर दिखाई देती है। वो बाहर आकर आवाज लगाती है। उसकी माँ उसे वीटा कहकर पुकारती है तो वीटा देखती है कि उसकी माँ एक पेड़ के ऊपर बैठी होती है और उनके गले में रस्सी होती है और फिर वो पेड़ से कूदकर फांसी लगा लेती है। वीटा रोते हुए अपने माँ को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे घर के अंदर उसके पापा और वही औरत दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि वीटा घबरा कर जाग जाती है। दरअसल ये उसका एक डरावना सपना होता है। फिर कुछ दिनों बाद वीटा और उसकी मम्मी पड़ोस के अंकल की बेटी के सगाई में जाते हैं। वीटा की मम्मी पड़ोसियों को बधाई देती है। उनसे पूछते हैं कि आपके पति एडी नहीं आए, तो वो बोलती है कि वो काम पर है। तभी बाकी पड़ोसी बातें करते हैं कि अभी भी कैसे नहीं लौटा, ये तो अजीब है। फिर पड़ोस के अंकल वीटा और उसके मम्मी को अलग ले जाकर बताते हैं कि मुझे शुरू से कुछ अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपसे पूछूं, लेकिन मैंने सोचा ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। आपके पति पिछले साल फरवरी में यानी फरवरी 2002 में गए थे, लेकिन अभी अगस्त 2002 चल रहा है, यानी पिछले 1.5 साल से आपके पति आए ही नहीं। वीटा के माँ को भी इस बात पर हैरानी होती है। वो बोलती है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि बस वो एक हफ्ते पहले ही गए थे। फिर वो दोनों घर लौटती है। वीटा अपने माँ को बोलती है कि हमने ये नोटिस कैसे नहीं किया कि पापा को गए 1.5 साल हो चुका है। वो दोनों सोच में पड़ जाती है। उन्हें उसकी फिक्र होती है, इसलिए अगले दिन वीटा और उसकी माँ एडी के ऑफिस में जाकर पूछने वाली होती है, पर तभी एडी वहाँ आता है। फिर वो चारों खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। फिर बाद में एडी घर में कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। वीटा की माँ उससे सवाल पूछती है कि तुम इतने समय से कहाँ थे और तुम अपनी फैमिली को कैसे भूल सकते हो। वो उससे ठीक से बात नहीं करता और चिल्लाता है।
और कुछ ढूंढ रहा होता है। वीटा की माँ उससे पूछती है क्या ढूंढ रहे हो, तो वो बोलता है कि घर और जमीन के कागजात, मुझे उसकी जरूरत है। वीटा की माँ बोलती है किसके लिए, मुझे इसके बारे में तो तुमने कुछ नहीं बताया। वो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और कागज मांगता है। वीटा की माँ बोलती है ये घर और जमीन मेरे माता पिता ने मुझे विरासत में दिया है, मैं तुम्हें इसके कागजात नहीं दूंगी। तो एडी अपने पत्नी को मारता है और वहाँ से चला जाता है। एडी गुस्से में घर से निकल जाता है। वीटा अपने माँ से पूछती है और बोलती है कि अब आपने हमेशा काम को ही ज्यादा समय दिया, अगर आप घर पर रहती तो पापा ऐसे नहीं होते। वीटा की माँ रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वीटा स्कूल के कपड़ों में अपने पिता के ऑफिस के बाहर होती है और वो उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई होती है। उसके पापा उससे ठीक से बात नहीं करते और खाना लेते हैं और कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ये वीटा देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वीटा की माँ पड़ोस के अंकल के घर आती है तो अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति 1.5 साल से घर नहीं आया और तुमने और वीटा ने इसे नोटिस भी नहीं किया और तुमने और वीटा ने भी इस पर कभी नोटिस नहीं किया। तुम्हारे पति को तुम सबकी याद तक नहीं आई, मुझे इस सब में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो वीटा के माँ को वो अंकल बताते हैं कि मैं एक उस्ताद को जानता हूँ, उनका नाम अहमद है, वो आपकी मदद करेंगे। फिर वीटा और द्वी घर आते हैं। उनकी माँ वीटा से बोलती है कि हमें उस्ताद से मिलने जाना है। फिर रात को वीटा और उसकी माँ उस्ताद के घर आते हैं। उस्ताद अहमद उन्हें बताता है कि आपके पति गायब नहीं हुए थे, वो किसी दूसरी औरत के साथ रह रहे थे जो आपसे मिलती जुलती हो। वीटा की माँ पूछती है कि मुझसे मिलती जुलती का क्या मतलब है। उस्ताद उसे बोलते है कि ये किताब में उसके बारे में लिखा है। वो बताते है कि उस महिला ने सल्दा पंडित रत्तू का जादू किया है और बताते हैं कि सल्दा पंडित रत्तू प्राचीन काल से अस्तित्व में है, इसमें बहुत ताकत है। उपनिवेश काल में कई सरदार इस जादू का उपयोग दुश्मन पर जीत पाने के लिए करते थे, लेकिन आज के समय में इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे उस औरत ने काला जादू किया था। एक औरत उसे बोलती है कि तुम्हें 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान करना होगा बिना कुछ खाए पिए और सोए। फिर हम देखते हैं कि उसके चारों ओर एक जहरीले सांप उसे लिपेट लेता है और बहुत से सांप इकट्ठा हो जाते हैं, पर फिर भी वो ध्यान कर रही होती है। फिर ध्यान पूरा होने के बाद वो औरत उसे बताती है कि अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, जिस आदमी को तुम चाहती हो वो तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। फिर वो औरत खून लेती है और वीटा के परिवार के फोटो में एडी के चेहरे पर खून लगाती है और फिर अपने पूरे शरीर पर खून लगाती है। फिर उस्ताद वीटा के माँ को बताते हैं कि उस औरत ने आपके पति पर कब्जा कर लिया है। जब भी वो उसे देखता है तो उस औरत में उसे आप नजर आती है। वीटा की माँ पूछती है कि हम क्या करें जिससे जादू टूट जाए। वो उन्हें बताते हैं कि अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। वो उन्हें बताते हैं कि रोज नमाज पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। वीटा और उसकी माँ रात को नमाज पढ़ रही होती है, तभी वीटा के माता पिता के तस्वीर के कांच पर दरार आ जाती है। फिर अगले दिन सैलून में वीटा की माँ काम कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जबकि सभी फैंस उसी की तरफ होते हैं। एक औरत उनसे पूछती है कि आज सैलून में कोई भी ग्राहक नहीं है, तो वो बताती है कि कुछ हफ्तों से कोई ग्राहक नहीं आया है। तभी वीटा के माँ के नाक से खून आने लगता है। फिर बाद में वो पानी पी रही होती है तो उसे ग्लास में बिच्छू दिखाई देता है। वो ग्लास को फेंक देती है। सैलून में एक भी ग्राहक नहीं होता, बस उसकी 3 असिस्टेंट्स होती है। वो वीटा के माँ को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से आपके शरीर पीला पड़ता जा रहा है और हमारा सैलून भी ठीक से नहीं चल रहा, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। वीटा की माँ बोलती है कैसी गड़बड़। तो वो तीनों उसे सैलून के बाहर ले जाती है और दिखाती है जहाँ बाहर लाल मिट्टी गिरी मिलती है। मैं रोज साफ करती हूँ पर ये वापस यहाँ आती है। फिर एक असिस्टेंट बताती है मैंने कहीं पढ़ा है कि एक रिवाज है जिसके इस्तेमाल से किसी के काम को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके लिए कब्रिस्तान की लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है। वीटा की माँ वो मिट्टी लेकर उस्ताद के पास आती है। उस्ताद मिट्टी देखकर बताते हैं कि ये कब्रिस्तान की मिट्टी है, बुरे इरादे वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी का बिजनेस बंद हो सके। फिर रात को वीटा की माँ सैलून में ही रुकती है ताकि पता कर सके कि वहाँ मिट्टी कौन डाल रहा है। वो बहुत देर तक वहाँ इंतजार करती है। फिर बाहर कुछ आवाज होती है। वो देखती है तो उसका पति एडी वहाँ मिट्टी डाल रहा होता है। वो बाहर आती है तो वो जा रहा होता है। वीटा की माँ एडी का पीछा करती है तो वो देखती है कि एडी उसी औरत के साथ होता है और फिर चला जाता है। अगले दिन वीटा की माँ वीटा और उसका भाई एडी के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ एडी के ऑफिस में वीटा की माँ बताती है कि एडी घर नहीं आता और हमारे लिए कुछ भी नहीं करता, वो मुझे धोखा दे रहा है। फिर ऑफिस में उसे बताते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि एडी की पहली पत्नी 2 साल पहले मर चुकी है और 1 साल पहले उन्होंने रीनी नाम के एक औरत से दूसरी शादी कर ली है। रीनी उसी औरत का नाम होता
है। वीटा की माँ बोलती है कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ और मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं आज भी उसकी लीगल वाइफ हूँ। फिर वो तीनों ऑफिस से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एडी मिलता है। वो उसे सारी बात पूछती है पर वो उनसे बात नहीं करता और उसे धक्का देता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को देखना नहीं चाहता, और फिर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी औरत रेनी का भी सैलून होता है जहाँ बहुत से लोग आए होते हैं। फिर रात को रेनी और एडी उसी औरत के साथ मिलकर शैतान की पूजा करते हैं। वहाँ वो शैतान आता है। वो औरत बोलती है कि इन दोनों को आपकी जरूरत है। वो शैतान एडी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एडी बोलता है कि मुझे मेरे पत्नी की प्रॉपर्टी, घर और पैसा चाहिए और अपने ऑफिस में प्रमोशन भी चाहिए। वो शैतान बोलता है कि मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन बदले में पहले तुम्हें अपने किसी करीबी की जान कुर्बान करनी होगी। तो वो हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन एडी चुपचाप घर में घुसता है और अपने पत्नी के बाल, अपने बेटे की टी शर्ट और बेटे का हेयर क्लिप लेकर चला जाता है। फिर रात को वीटा की माँ एडी के सारे कपड़े कबर्ड से निकाल रही होती है, तभी उसे गंदी बदबू आने लगती है। वो वीटा से पूछती है तो वो बोलती है कि मुझे नहीं आ रही। वीटा की माँ एक कमरे में जाती है तो वहाँ उसे दीवार पर एक खतरनाक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वीटा वहाँ आती है, उसकी माँ के नाक से खून आ रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन वीटा और उसकी माँ उस्ताद के पास आते हैं। वो उन्हें एक कागज देते हैं और बोलते हैं कि इस प्रार्थना को सीख लो। रोज रात को अपने घर के चारों तरफ नमक और चावल का पानी डालो और ये प्रार्थना करना। ऐसे तुम्हें 40 रातों तक करना है। वीटा की माँ और वीटा उस्ताद के बताए हुए तरीके से रोज रात को नमाज शुरू करती है। तभी घर के बाहर आग के गोले चमकने लगते हैं, पर वो दोनों द्वी को पास लेकर नमाज करते हुए वो प्रार्थना पढ़ते हैं। ऐसे ही 7वां दिन आता है। उन तीनों को बहुत गर्मी महसूस होती है। वीटा की माँ खिड़की खोलती है तो वहाँ बहुत से बिच्छू होते हैं। उस्ताद के बताने के मुताबिक वो वहाँ नमक फेंकती है, जिससे बिच्छू गायब हो जाते हैं। वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर 13वीं रात को वीटा के माँ के मुंह से बहुत सारे बाल निकलते हैं। फिर 40वीं रात होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वीटा के माँ की हालत बहुत खराब होती है। वो बिस्तर पर पड़ी होती है। वो ना तो कुछ बोल पाती है और ना ही हिल पाती है। उस्ताद वहाँ आते हैं और वीटा को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को इस कमरे से अपने कमरे में ले जाओ। वीटा अपने माँ को दूसरे कमरे में रखती है और द्वी को अपने माँ के साथ रुकने बोलती है। फिर उस्ताद वीटा के माँ के बिस्तर की गद्दी को फाड़ कर देखते हैं। वह अंदर उन्हें 2 पोटलियाँ मिलती हैं, जिनके ऊपर वीटा के माँ की तस्वीर भी होती है। उस्ताद बताते हैं कि इसी की वजह से तुम्हारी माँ की ये हालत हुई है। फिर उस्ताद और वीटा मिलकर उस पोटलियों को जला देते हैं। उस्ताद वीटा से बोलते हैं कि सबको माफ कर दो, दिल को शुद्ध करो, और फिर वो तीनों को बताते हैं कि बदले के भाव को भूल जाओ और तुम तीनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर वीटा के माँ की तबीयत ठीक होने लगती है। कुछ दिनों बाद वीटा स्कूल में आती है। उसकी परीक्षा होती है, पर उसे बोलते हैं कि तुमने फीस नहीं भरी है, इसीलिए तुम परीक्षा नहीं दे सकती। वीटा बैग लेकर चली जाती है और अपनी माँ के सैलून में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी अपने असिस्टेंट्स को बोल रही होती है कि मेरे पास तुम्हारी सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, इसलिए हमें सैलून बंद करना पड़ेगा। फिर वीटा वहाँ से चली जाती है। वीटा अपने पापा के कंपनी के बाहर खड़ी होती है। फिर जैसे ही उसके पापा एडी बाहर आते हैं तो वो उन्हें बिना दिखे पीछा करती है। वीटा घर के पास तक उस अपने पिता का पीछा करती है, लेकिन एडी वीटा को देख लेता है और वीटा से बात करता है। वीटा बोलती है कि हम आपके बच्चे हैं, हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है, मुझे फीस के पैसे चाहिए। पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और वही एक ठेले के पास बैठ जाते हैं। वीटा की नजर वही सैलून पर जाती है। ये एडी के दूसरी पत्नी रेनी की सैलून होती है। वहाँ बहुत भीड़ भी होती है। वही वीटा सैलून में जाती है और रेनी से झगड़ा करती है और उसे धक्का मारकर सैलून में सारा सामान गिरा देती है। रिनी उससे घबरा कर बाहर भागते हुए जाती है। तभी एक कार उसको ठोक देती है, वो गिर जाती है। एडी उसके पास जाता है और भीड़ भी जमा हो जाती है। वीटा वहाँ जाती है तो एडी उसे सबके सामने चिल्लाता है। वीटा वहाँ से चली जाती है। फिर वीटा घर लौटती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम कहाँ थी, तो वो रोते हुए अपने माँ के गले लगती है और उनसे माफी मांगती है। अगले दिन वीटा की माँ अपने गहने बेच रही होती है। वही बाहर उसे रिनी दिखाई देती है। वो रिनी का पीछा करती है तो देखती है कि रिनी काली बकरी खरीदने आई होती है। वीटा की माँ उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा पति चाहिए ना, तुम रख लो, पर उसे बोलो कि पहले मुझे तलाक दे दे। फिर हम देखते हैं वीटा रात को कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है और फिर वीटा के पीछे एक औरत खड़ी होती है और फिर वो वीटा पर हमला करती है। अगले दिन वीटा एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उनके टीचर उसके पास जाते हैं तो वीटा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी होती है और फिर वो होश में आती है तो चिल्लाती है कि मेरा शरीर जल रहा है। वीटा के पड़ोस के अंकल भागते हुए उस्ताद के पास आते हैं और सारी बात बताते हैं। वीटा अपने घर में होती है और उसका शरीर जल रहा होता है। वो दौड़कर बाथरूम की ओर भागती है। उस्ताद वीटा के माँ को मंत्रित नमक देते हैं और उससे नहलाने को बोलते हैं। वीटा की माँ वीटा के शरीर पर वो नमक रगड़ती है तो वीटा को राहत मिलती है। रात को वीटा के घर
घर में उस्ताद और बहुत से लोग आए होते हैं। वीटा को बीच में बैठा कर नमाज पढ़ रहे होते हैं, पर तभी वीटा का गला घुटने जैसा उसे महसूस होता है। उसकी माँ भी वही होती है। फिर हम देखते हैं कि वही शैतानी आत्मा आईने में दिखती है जो वीटा का गला घोट रही होती है। उस्ताद प्रार्थना जारी रखते हैं। वीटा को वो आत्मा अपने वश में ले लेती है। वीटा की आत्मा एक अंधेरी जगह में होती है जहाँ वो भूतिया औरत उसे बुला रही होती है। यहाँ एडी और रिनी मिलकर काली विद्या कर रहे होते हैं जहाँ उसने उसी बकरी का इस्तेमाल किया होता है। यहाँ घर पर वीटा के शरीर पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया होता है। उसका चेहरा भी खतरनाक दिख रहा होता है, पर उस्ताद और बाकी लोग प्रार्थना जारी रखते हैं। वीटा वही लोगों को डराती है और फिर उस्ताद उसके ऊपर सफेद कपड़ा ओढ़ाते हैं और प्रार्थना जारी रखते हैं। तभी वीटा की आत्मा उस भूतिया आत्मा के पास जाती है। वो आत्मा वीटा के आत्मा को पकड़ लेती है। यह वीटा के शरीर में मुंह से खून आता है और फिर उसका शरीर हवा में उठता है और उल्टा होकर दीवार से लटक जाता है। उस्ताद उसे पकड़कर प्रार्थना करते हैं, पर वीटा उनका गला घोटने की कोशिश करती है। वीटा की माँ उसे पकड़ लेती है। फिर वीटा के आत्मा को वो शैतान छोड़ देता है। वीटा को जब होश आता है तो उसे लाश की तरह बांध कर रखा होता है, यानी वो मर चुकी थी, पर प्रार्थना की वजह से उसकी आत्मा वापस शरीर में लौट आती है। वीटा की माँ उसे देखकर खुश होती है और रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद वीटा और उसकी माँ उस्ताद अहमद से मिलते हैं, जहाँ उस्ताद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पति ने शैतान के साथ कुछ सौदा किया था, लेकिन अल्लाह की वजह से उन्होंने जो शुरू किया वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। फिर वीटा और उसकी माँ घर लौट आते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे वही शैतान दिखाई देता है। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुमने वादा पूरा नहीं किया। एडी डर कर भागता है और माफी मांग रहा होता है। वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग रहा होता है, पर तभी वो शैतान उसके सामने आता है। वो सीढ़ियों से गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। यहाँ रिनी सैलून में बाल काट रही होती है। तभी उसे वही शैतान दिखाई देता है। रिनी के हाथ में जो कैंची होती है वो उसी से अपने चेहरे पर वार करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो शैतान उसका हाथ पकड़कर उसी के चेहरे पर हमला करता है। फिर कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है। वीटा किंडरगार्टन स्कूल में टीचर होती है। वही छोटे बच्चों को उनके पिता लेने आते हैं। तभी वीटा को उन्हें देखकर अपने पापा की याद आती है, इसीलिए वो इंटरनेट पर रिनी के सैलून के पेज पर जाती है, जहाँ उसे उसका पता मिलता है। यहाँ वीटा की मम्मी सैलून में काम कर रही होती है। वीटा का भाई ड्वी बड़ा हो चुका होता है और फुटबॉल प्लेयर बन चुका होता है। वीटा बस में बैठकर रिनी के पते पर जाती है, जहाँ वो एक गाँव में पहुँचती है। वही एक छोटा सा घर होता है। वो अंदर जाती है तो वहाँ उसके पापा होते हैं, जो कि अपाहिज होते हैं। वीटा उन्हें बोलती है कि मैं आपके लिए आपके पसंदीदा खाना बनाकर लेकर आई हूँ। वो वीटा को पहचान लेते हैं। फिर वीटा वहाँ से बाहर आती है तो रिनी उसे मिलती है। वीटा उसे बोलती है कि मेरे पापा का ख्याल रखना, और चली जाती है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।